दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण अति संभावित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम सामान्य ज्ञान के सभी खंडों से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही लाभकारक होगा। तो आइए शुरू करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। पहला प्रश्न शोध अभियोग्यता से है। ये प्रश्न है कि सर्वेक्षण अनुसंधान में प्रश्न की सामग्री से स्वतंत्र पूर्वानुमानित तरीकों से उत्तर देने की प्रतिवादी की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ऑप्शन है प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह, मापन पूर्वाग्रह, प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह या मनोसामाजिक पूर्वाग्रह। तो सही उत्तर है प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह, ऑप्शन सी। देखिए, प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह जो होता है ये प्रतिवादियों की आत्म रिपोर्ट जैसे संरक्षित साक्षात्कार या सर्वेक्षण से जुड़े अनुसंधान में प्रचलित है। प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह सर्वेक्षण अनुसंधान प्रश्न की सामग्री से स्वतंत्र पूर्वानुमानित तरीकों से उत्तर देने की प्रतिवादी की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह प्रश्नावली या सर्वेक्षण की वैधता पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? अल्पपोषी, सुपोषी, मध्यपोषी या स्वपोषी। तो सही उत्तर है जब जलाशय में पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उसे अल्पपोषी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। पोषक तत्व कौन कौन से हैं जलाशय में? सोडियम, फास्फोरस, इन सभी पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसे अल्पपोषी कहते हैं। और किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधों तथा शैवालों का विकास होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह, ऑप्शन है विद्यार्थियों को नागरिक बनाने में मदद करता है, विद्यार्थियों को विषय से दूर कर देता है, विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है, या फिर विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। तो सही उत्तर क्या है? एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश या प्रस्तुत करता है। दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी शिक्षक की सफलता का मानक विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना तो है ही, साथ ही नैतिक मूल्यों का विकास कर उन्हें विषय का ज्ञान प्रदान करना इसमें शामिल है। तो इन विकल्पों में से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रायोगिक अध्ययन या पायलट स्टडी को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है वर्णनात्मक अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, सहसंबंधात्मक अध्ययन या व्याख्यात्मक अध्ययन। तो सही उत्तर व्यवहार्यता अध्ययन, ऑप्शन बी। देखिए, ये आपका प्रश्न जो है प्रायोगिक अध्ययन या पायलट स्टडी को व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों पायलट परीक्षण एक छोटे पैमाने पर प्रारंभिक अध्ययन होता है जो व्यवहार्यता, अवधि लागत और प्रतिकूल घटनाओं का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसलिए प्रायोगिक अध्ययन या पायलट स्टडी को व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वैज्ञानिक शोध या साइंटिफिक रिसर्च क्या कहलाता है? आपको बताना है या क्या होता है। वैज्ञानिक शोध होता है कैसा? डाटा संचालित, अनुकृतीय, सत्यापनीय या व्यक्तिनिष्ठ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डाटा संचालित, ऑप्शन ए। वैज्ञानिक शोध का मतलब दुनिया के बारे में हमारी समझ का विस्तार करना, नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक घटनाओं, प्रक्रियाओं, अवधारणाओं का व्यवस्थित अन्वेषण, निरीक्षण और अध्ययन है। और आप जान लीजिए कि वैज्ञानिक अनुसंधान मानव ज्ञान को आगे बढ़ाने, समस्याओं को सुलझाने और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वैज्ञानिक शोध की जो विशेषताएं होती हैं उसमें शामिल है डाटा संचालित, अनुकृति, सत्यापनीय, अनुभवजन्य, संचयी, अनुमानजन्य, परिकल्पना, संचालन।
तो सही उत्तर यहाँ पर आप डाटा संचालित, अनुकृतीय, सत्यापनीय हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ नहीं, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सैंपलिंग केसेज का आशय क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है सैंपलिंग में सैंपलिंग ढांचे का प्रयोग, शोध के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान, शब्दशः शोधार्थी का ब्रीफ केस, या लोग, समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम आदि की सैंपलिंग। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं सैंपलिंग केसेज का आशय लोग, समाचार पत्र, टेलीविजन और कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग की प्रक्रिया से है। इसका उपयोग शोध योजना निर्माण आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है जल शोधन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक शोधन है। ये साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। निस्यंदन, अवसादन, अस्कंदन या पृथक्करण। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अस्कंदन, ऑप्शन सी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल शोधन प्रक्रिया में अस्कंदन एक रासायनिक शोधन प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा जल में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया जाता है। फिटकिरी जो है, फिटकिरी, ये अस्कंदन का प्रमुख उदाहरण है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या फिर तापमान परास के अनुसार घटता बढ़ता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है घटता है। याद रखिएगा तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश घटता है। क्यों? क्योंकि जब तापमान में वृद्धि होती है तब जल और ऑक्सीजन के मध्य रासायनिक बंध कमजोर होकर टूट जाते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घटती है और इससे जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मांग में भी वृद्धि होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। आईपी एड्रेस, कंप्यूटर का नाम, लोकेशन का नाम या इंटरनेट एड्रेस। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आईपी एड्रेस, या जो है आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप जान लीजिए कि इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक कंप्यूटर के आईपी एड्रेस अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। तो सही उत्तर है अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था और ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है कि 8 किलोबाइट कितने बाइट्स को दर्शाता है। ऑप्शन है 1024, 4096, 512 या 8192। तो सही उत्तर हो जाएगा 8192। कैसे? 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है और 8 किलोबाइट 8 × 1024, तो ये 8192 हो जाएगा। 1 KB बराबर 1024 बाइट और 8 KB आप याद कर लीजिए 1024 × 8। अगला प्रश्न है कौन CPU का भाग नहीं है? प्राइमरी स्टोरेज, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट या ALU। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन ए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। तो प्राइमरी स्टोरेज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है, जबकि रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, ALU CPU के भाग होते हैं। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस में रैम और रोम शामिल होते हैं, जबकि CD, पेन ड्राइव इत्यादि द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से आसानी से जुड़ सकता है, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके द्वारा आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से आसानी से जुड़ सकता है? कंट्रोलर कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आप देख सकते हैं दोस्तों कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक सर्किट बोर्ड या कार्ड होता है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट जो है, ये सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है।
तो देखिए पश्चिम से पूरब की ओर का जो सही क्रम आपका हो जाएगा ये कौन सा होगा, तो यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया और नागा, ये सभी मेघालय में निवास करने वाली जनजातियाँ हैं। गारो, खासी, जयंतिया और नागा जनजातियों का पश्चिम से पूर्व क्रम यही है। आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तृत भाग जो है ये उत्तर पूर्व में विस्तारित है, जिसे स्थानीय तौर पर मेघालय या शिलांग का पठार कहा जाता है। इसे कार्बी एंगलॉग का पठार भी कहा जाता है। और गारो, खासी, जयंतिया पश्चिम से पूरब की ओर हैं और इसमें शिलांग शिखर और नोकरेक शिखर महत्वपूर्ण हैं। देखिए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है अगला प्रश्न। किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। तो सही उत्तर है देशबंधु चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी। देशबंधु चित्तरंजन दास यानी CR दास ने कहा था कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है, वह है भारतीयों की स्वतंत्रता, और चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। एक प्रश्न आपसे है, दीनबंधु, दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? दीनबंधु के नाम से आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल हैं क्या क्या चीज़ें। देखिए ऑप्शन है भारत सरकार, भारत की संसद, भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी या उपर्युक्त सभी। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के साथ साथ जीके के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो साथी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा जो दी गई है इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में जो चीज़ें शामिल हैं, भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी, ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये है भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, आपको बताना है। भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? खुली बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, ऑप्शन सी। भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है और ऐसा भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आबादी के अधिक दबाव के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जब तकनीकी विकास की कमी रह जाती है तो जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर रहता है, जिसके कारण एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं, जो छिपी हुई बेरोजगारी का कारण बन जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? ऑप्शन है आपके 1 बार, 2 बार, 4 बार या कभी नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है वित्तीय आपात कभी नहीं। अब देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। संविधान में आपात उपबंध का वर्णन भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में, और वित्तीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है, लेकिन ये प्रावधान अभी तक कभी भी घोषित या इसकी घोषणा नहीं की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान या किस जनपद में स्थित है? महोबा, मथुरा, मैनपुरी या महाराजगंज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है मथुरा। मथुरा में आप जानते हैं श्री कृष्ण का जो प्रिय पक्षी था वो मोर था, और ये मथुरा में मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है और इको टूरिज्म स्पॉट की तर्ज पर इस केंद्र का विकास लगभग 2 हेक्टेयर भूमि पर किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे? ऑप्शन है चेचू आंदोलन, कुकी आंदोलन, रंपा विद्रोह या अहोम विद्रोह। तो सही उत्तर है अल्लूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह के नेता थे, जो कि 1922 में हुआ था।
1922 के रंपा विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा क्षेत्र में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। माल्थस के अनुसार कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? युद्ध, आपदा, जन्म नियंत्रण या सामाजिक बुराइयां। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, ये जन्म नियंत्रण या बर्थ कंट्रोल ये जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी उपाय है। माल्थस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1798 में प्रकाशित पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन में एक और जनसंख्या की वृद्धि और जनसांख्यिकी परिवर्तनों और दूसरी ओर सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए विवाह स्थगित करने को प्रमुख निवारक माना है। अब आइए अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? भाग 10, 11, 12 या 13। तो भाग 10 जो है ये आप जान लीजिए कि कौन सा भाग आपसे पूछा गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण करता है। तो सही उत्तर भाग 12 है, ऑप्शन सी। देखिए, भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। मूल भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। आप देखिए, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों के मध्य। और भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कथन है, किस व्यक्ति ने कहा था हुनोज दिल्ली दूरस्थ, यानी अभी दिल्ली दूर है? वह कौन थे? अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक या शेख सलीम चिश्ती? तो सही उत्तर निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनोज दिल्ली दूरस्थ। इन्होंने ये कथन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को जवाब देते हुए कहा था। सुल्तान का औलिया से मनमुटाव हो गया था। उसी समय निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें कमीशन और गवर्नर जनरल के बारे में आपको मिलान करना है। देखिए, सैडलर कमीशन। तो सैडलर कमीशन 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में 2 भारतीय डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। तो सैडलर कमीशन जो है ये किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में गठित हुआ था। हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन 1954 में भारतीय शिक्षा पर व्यापक हंटर कमीशन के बारे में जानते हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हंटर कमीशन। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा नहीं, ये जो हंटर कमीशन है, हंटर कमीशन की नियुक्ति किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। यहाँ पर लॉर्ड रिपन। रैले कमीशन। तो टॉमस रैले की अध्यक्षता में कर्जन द्वारा 1902 में रैले कमीशन गठित हुआ था। और ये वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय में, आप जान लीजिए, चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। 1854 में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वुड डिस्पैच जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। तो 4-1-3-2, 4-1-3-2, ये कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन ए आपका सही मिलान है। प्रश्न संख्या 25, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा आपको बताना है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, केंद्रीय ध्रुव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर चंद्रयान 3 साउथ पोल पर उतरा था। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरा। चंद्रयान 3 को देखिए 14 जुलाई 2023 को
श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को लैंड कराया गया। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 को लैंड कराया गया उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। अगला प्रश्न करंट अफेयर से है। संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP19 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सही उत्तर अजरबैजान, ऑप्शन डी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि वर्ष 2024 के COP29 ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 के मध्य अजरबैजान में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, लॉस एंजलिस, नई दिल्ली या नागोया में? तो सही उत्तर है पेरिस में किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य पेरिस, फ्रांस में किया गया। इसका आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन था। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजावाहक थे। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य ये भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य है। आप जान लीजिए ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसमें 3 कथन सही हैं, एक आपका गलत है, उसी को बताना है। तो यहाँ पर देखिए आगरा लखनऊ श्रेणी 1 के अंतर्गत हैं, सही है। गोरखपुर बरेली श्रेणी 2 के अंतर्गत हैं, सही है। रायबरेली श्रेणी 3 के अंतर्गत सही है। भारत में सूरत को प्रथम रैंक मिली है जबकि आगरा को दूसरा, तो ये आपका सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि 7 सितंबर 2024 को जयपुर राजस्थान में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणाम जारी किए गए। इसमें समग्र रूप से श्रेणी 1 सूरत को प्रथम रैंक और जबलपुर को दूसरी रैंक, आगरा को तीसरी रैंक मिली। इसमें विकल्प डी आपका सही नहीं है, अन्य विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि स्वयं प्रभा चैनल 25 की थीम मानविकी और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु किसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? ऑप्शन है IIT तिरुपति, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर या IIT मद्रास। तो सही उत्तर है IIT कानपुर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। स्वयं प्रभा चैनल 25 की थीम मानविकी और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु IIT कानपुर के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है और स्वयं प्रभा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक उपक्रम है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।